दोस्तों, क्या आपने कभी अकेली रात में अंधेरों को ताकते हुए ये सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या वो एक अंत है, जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना, या एक दरवाजा जो खुलता है किसी और अनजानी दुनिया की तरफ? कई सभ्यताओं का मानना है कि जब हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं, तब एक सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो जमीन के नीचे के राजों से भरा है, जहां ना सूरज उगता है, ना समय का पता चलता है, जहां रूह अपने कर्मों का हिसाब देती है, अपने दर्द का सामना करती है और कई बार एक नए जन्म के लिए प्यूरिफाई होती है। ये कोई एक कहानी नहीं है। हर कॉन्टिनेंट, हर कल्चर, हर मिथोलॉजी ने अपनी अलग अलग दुनिया बनाई है। किसी ने उसे हेडीज कहा, किसी ने दुआ, किसी ने नरका या शिबाल्बा। कहीं वो पनिशमेंट का घर है, तो कहीं एक टेस्टिंग ग्राउंड और कहीं एक इटर्नल होम। आज हम जानेंगे उन्हीं शैडोई रेल्म्स के बारे में, उन रेल्म्स के जो इंसान के दिल में हमेशा एक सवाल बन के छुप गया। क्या मौत के बाद भी कहानी जारी रहती है? चलिए चलते हैं एक मिथोलॉजिकल यात्रा पर, एक सफर जहां जिंदगी खत्म होती है पर कहानी शुरू होती है। बात करते हैं इंडियन थॉट की, जहां मृत्यु अंत नहीं, एक अंतराल है, एक पॉज, एक पल जहां रूह अपने अगले सफर के लिए तैयार होती है। जिंदगी के बाद क्या होता है? यह सवाल भारत के कई कहानियों में हमेशा केंद्र रहा है। इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका सफर वहीं खत्म नहीं होता। उस रूह का अगला पड़ाव होता है यमलोक, जहां उसका सामना होता है यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, काल के स्वामी, न्याय के रक्षक। यमा के साथ होता है एक और डिवाइन असिस्टेंट, चित्रगुप्ता, एक सेलेस्टियल लेखा जोखा करने वाला देवता, जिन्होंने हर जीव के हर कर्म का हिसाब रखा है। अच्छे काम, बुरे काम, सोच, इरादे, सब लिखा होता है उसके डिवाइन स्क्रोल्स में। यहां होती है एक स्पिरिचुअल हियरिंग, एक जजमेंट। यदि जीवन धर्म के अनुसार जिया गया हो, तो आत्मा को मिलता है स्वर्ग, एक डिवाइन लुमिनस रेल्म जहां सुख और शांति होती है, जहां इंद्र और देवताओं का राज है, जहां गांधर्व गीत गुनगुनाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती है। पर यदि कर्मों का भार ज्यादा हो, तो रूह को भेजा जाता है नरक में, हेल। लेकिन ये हेल इटर्नल नहीं होता। इंडियन मिथोलॉजी का नरक एक मल्टी लेवल कार्मिक जोन है। हर पाठक के लिए एक अलग नरक है। कुछ रूहों को बॉइलिंग ऑयल से गुजरना पड़ता है, कुछ को आग से, कुछ को आइसी स्टॉर्म्स या शार्प लीव्स के भरपूर वन में भटकना पड़ता है। ये सब सिंबॉलिक पनिशमेंट्स होते हैं, जिसमें रूह अपने पाप का अनुभव करती है और अपने गलतियों का प्रतिकार। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण जैसी टेक्स्ट में नरक के विविध वर्णन मिलते हैं, जैसे कि रौरवा, कुंभीपाका, तामिसरा। हर एक डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये पनिशमेंट सिर्फ दर्द के लिए नहीं, ये क्लेंजिंग प्रोसेस है, एटोनमेंट का एक डिवाइन मैकेनिज्म। और जब सजा पूरी हो जाती है या स्वर्ग में सुख का समय समाप्त हो जाता है, तब रूह फिर से अगले जन्म के लिए तैयार होती है। यह साइकिल कहलाता है संसारा। तो इंडियन मिथोलॉजी सिखाती है, मौत अंत नहीं है, मौत एक शुद्धि है, और हर रूह हर जन्म में उस अल्टीमेट मुक्ति की तरफ सफर पर है। ग्रीक मिथोलॉजी में मौत का मतलब था एक और सफर की शुरुआत, एक डिसेंट, एक जर्नी इनटू द शैलो डेप्थ्स ऑफ हेडीज, जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक देवता भी था। हेडीज, द साइलेंट रूलर ऑफ द डेड, जिसका राज्य था अंधेरों से भरा हुआ मगर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। एक रेल्म जहां हर रूह को उसके कर्मों के अनुसार जगह मिलती थी। जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम सांस लेता था, उसकी रूह सीधा नहीं जाती थी अंडरवर्ल्ड में। पहले उसे पार करनी पड़ती थी स्टिक्स, एक मिस्टीरियस और सेक्रेड रिवर, जिसका पानी इतना कर्स था कि देवता भी अगर उस पर प्रतिज्ञा ले ले तो उसे तोड़ नहीं सकते।
स्टिक्स के पार ले जाने का काम था एक भूतिया फेरीमैन का, शारोन। लेकिन शारोन बिना पेमेंट के किसी को नहीं ले जाता। इसलिए ग्रीक्स हमेशा अपने मरने वालों के मुंह में ओबॉल, एक छोटी सी कॉइन रखते थे। ये था उनका पैसेज टैक्स। अगर किसी को ओबॉल नहीं मिलता, उसकी रूह भटकती रहती, स्टिक्स के किनारे, न पूरी तरह मृत न पूरी तरह मुक्त, एक शैडो बनकर स्टक बिटवीन वर्ल्ड्स। जैसे ही स्टिक्स पार होती थी, एक और सेक्रेड रिवर का सामना होता था, लेथे, जिसका पानी याददाश्त मिटा देता था। कई रूहें इस पानी को पीती थी ताकि उन्हें अपना जीवन की यादें ना रहे, एक क्लीन स्टेट से इटर्नल लाइफ में एंट्री मिले। अंडरवर्ल्ड के अंदर अलग अलग जोन्स थे। सबसे ऊपर था एस्फोडेल मेडोज, एक वास्ट, डल और थोड़ा मेलंक्लिक फील्ड, जहां उन रूहों को रखा जाता था जिनकी जिंदगी एवरेज थी, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। ये जगह नाइदर रिवॉर्ड थी ना पनिशमेंट, बस एक क्वाइट एग्जिस्टेंस। लेकिन जिन रूहों ने जीवन में ग्रेट डीड्स किए थे, वॉरियर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स, उनका डेस्टिनेशन था एलिसियम, एक हेवनली प्लेन जहां हमेशा बसंत होती थी, बर्ड्स गाते थे और रूहें सुकून में जीती थी। कुछ चोजन सोल्स अगर बार बार एलिसियम चूज करते और फिर से धार्मिक जीवन जीते, तो उन्हें आइल्स ऑफ द ब्लेस्ड में भेजा जाता, ग्रीक हेवन का अल्टीमेट लेवल। और फिर आता था सबसे टेरिफाइंग रीजन, टार्टरस। यहां जाते थे वो रूह जिन्होंने सीवियर सिंस किए हो, नॉट जस्ट ह्यूमंस, इवन टाइटन्स जैसे क्रोनस और टाइफॉन यहां चेन से बांधकर रखे जाते थे। टार्टरस में पनिशमेंट क्रिएटिव होती थी। सिसिफस, जो हमेशा एक पत्थर पहाड़ पर ले जाता था और वो नीचे आ जाता। टैंटलिस, जिसको पानी और फलों से घेरा गया, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता सब कुछ दूर हो जाता। इटर्नल पनिशमेंट फॉर इटर्नल मिस्टेक्स। पर यह फैसला किसने लिया कि कौन कहां जाएगा? अंडरवर्ल्ड में एंट्रेंस पर खड़े होते थे 3 जजेस। मीनोस, जो फेयरनेस का एम्बॉडीमेंट था। रैदामेंथस, जो स्ट्रिक्ट और बहुत ही सिवियर था। एकस, जो था गेटकीपर ऑफ द सोल्स। ये तीनों रूह की जिंदगी को, उसके कर्मों को और इंटेंशंस को इवैल्यूएट करते। जजमेंट के बाद ही डिसाइड होता रिवॉर्ड, रेपिटेशन या रेट्रिब्यूशन। ये था हेडिस का किंगडम, साइलेंट, शैडोई, मगर न्याय से भरा हुआ। एक जगह जहां मौत के बाद जिंदगी का सच सामने आता था। अब चलते हैं प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट, जहां मौत किसी अंत का नाम नहीं था, बल्कि एक और जीवन की सफर की शुरुआत। इजिप्शियंस के लिए डेथ वाज नॉट अ फुल स्टॉप, इट वाज अ कॉमा, एक रात भरा हुआ रास्ता, एक सेक्रेड लैब्रिंथ, जिसका नाम था दुआत। जब कोई व्यक्ति मर जाता, उसका फिजिकल बॉडी रह जाता था मम्मी के रूप में, लेकिन का और बा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जीज एक मजेदार और टेस्टिंग भरे सफर पर निकल पड़ती थी। दुआत कोई एक जगह का नाम नहीं था, वो एक मल्टीलेयर्ड रेल्म थी, जहां रात के देवता, राक्षस, द्वार और रिवर का इनकाउंटर होता था। इस रात के सफर में रूह को 12 रीजन से गुजरना पड़ता था। हर एक आवर ऑफ द नाइट एक अलग चैलेंज। वो एक कॉस्मिक बोट में होती थी, रा के साथ अपने खुद के इंटेंशन के दम पर। हर गेट पर एक डिवाइन गार्डियन होता था और गेट ओपन करने के लिए चाहिए होता था मैजिक स्पेल, जो सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसे बुक ऑफ द डेड याद होती है। ये बुक ऑफ द डेड, जो असल में स्पेल्स फॉर गोइंग फोर्थ बाय डे कहलाती थी, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पासपोर्ट थी। हर एलीट और राजा अपने टूम में ये किताब लिखवाते थे, ताकि उनकी रूह गलती से भी गलत गेट में ना चला जाए। लेकिन दुआत का मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट था द वेइंग ऑफ द हार्ट। एक ग्रैंड डिवाइन कोर्ट रूम, जज होता था ओसाइरिस, द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, once a living god, now the eternal gatekeeper. उसके साथ बैठे होते थे 42 assessors of math, चौंकाने वाले, स्ट्रिक्ट, सेक्रेड, जो हर गुनाह का रिकॉर्ड रखते थे। एक तराजू पर रखा जाता था रूह का दिल, इब, जो हर एक थॉट, मेमोरी और इंटेंशन को रिकॉर्ड करता था। दूसरी तरफ रखा जाता था द फेदर ऑफ माथ, ट्रूथ, बैलेंस और डिवाइन ऑर्डर का सिंबल। अगर दिल फेदर से भारी निकला, छल, झूठ, मर्डर, बिट्रेयल से, तब अमित आती थी, एक टेरिफाइंग एनिमल, पार्ट लायन, पार्ट हिप्पो, पार्ट क्रोकोडाइल। वो तुरंत उस रूह को खा जाती थी।
फाइनल डेथ, नो आफ्टर लाइफ, नो रीबर्थ। लेकिन अगर दिल फेदर से हल्का था तो रूह को मिलता था फील्ड ऑफ रीड्स, एक इटर्नल हेवन। इमेजिन एक इजिप्ट जैसा लश ग्रीन लैंड जहां कोई तकलीफ ही नहीं, बस सुकून, फैमिली, खेती बाड़ी और पीस। वहां सब कुछ था जो जीवन में अधूरा रह गया। इजिप्शियन सिखाते थे डेथ इज नॉट द एंड, इट्स एन एग्जाम, अ पैसेज, और सिर्फ वही पार कर सकता है जिसका दिल सच का साथी हो। अब चलते हैं प्राचीन मेसोअमेरिका की तरफ, जहां मायन लोगों के लिए मौत एक मिस्टीरियस डोरवे थी, एक ऐसी दरवाजा जो खुलता था शिबाल्बा की तरफ, एक शैडोई और ट्रायल फील्ड अंडरवर्ल्ड। नाम ही काफी था, शिबाल्बा, द प्लेस ऑफ फियर, जहां सिर्फ वो रूह जाती थी जो तैयार हो खुद को हर टेस्ट में तोड़ने के लिए और फिर से खुद को जोड़ने के लिए। शिबाल्बा किसी एक जगह का नाम नहीं था, यह था एक सीरीज ऑफ रेल्म्स, ईच मोर डेंजरस, मोर टेरिफाइंग देन द लास्ट। यहाँ राज करते थे लॉर्ड्स ऑफ डेथ, जैसे हुनकान और वुकुबकाम। इनका काम था रूहों की परीक्षा लेना, उनका विल और विजडम तोड़ना। ये देवता प्रैंकस्टर्स भी थे, जजेस भी और एक्सिक्यूशनर्स भी। जब कोई इंसान मरता उसकी आत्मा शिबाल्बा में एंटर करती थी, ऐसे ही नहीं बिना वार्निंग के। सबसे पहले उसे गुजरना पड़ता था एक रिवर ऑफ स्कॉर्पियंस जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर आती थी रूम्स फिल्ड विद टेरिफाइंग इल्यूजन्स, द हाउस ऑफ ग्लूम, द हाउस ऑफ नाइव्स, द हाउस ऑफ जैगुआर्स, द हाउस ऑफ फायर, और एक रूम जहां हर तरफ से खून की नदियां बह रही होती है। हर हाउस एक टेस्ट था, नॉट जस्ट ऑफ ब्रेवरी बट ऑफ क्लेवरनेस, एंड्योरेंस एंड ह्यूमिलिटी। फ्यूनरी प्रैक्टिसेस भी इसी बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड थे। लोग अपने साथ जेड स्टोन्स, मेज जो लाइफ सिंबल था, और कभी कभी एनिमल स्पिरिट्स के टोटम भी ले जाते थे। ये इसलिए ताकि उनके रूह को कुछ टूल्स मिल सके शिबाबा के ट्रायल्स में सरवाइव करने के लिए। तो जब मायंस बोलते थे मरना आसान है लेकिन शिबाल्बा से बच के निकलना एक हीरो का काम है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं कह रहे होते थे। वो सिखाते थे कि आफ्टरलाइफ एक बैटलफील्ड है और हर रूह एक वॉरियर, जिसे अपने पास का सामना करके ही अपने असली रूप तक पहुंचना पड़ता है। अब हम पहुंचते हैं एंशिएंट एज़टेक सिविलाइजेशन की ओर, जहां जिंदगी का अंत कोई एब्रप्ट फुल स्टॉप नहीं था, बल्कि एक लेयर्ड और सिंबॉलिक जर्नी का आरंभ था। एज़टेक्स के लिए मौत का मतलब था मिक्तलान की तरफ एक मुश्किल लेकिन इनएविटेबल यात्रा। मिक्तलान यानी प्लेस ऑफ द डेड, एक वास्ट एंड शैडोवी अंडरवर्ल्ड जहां रूहों को नॉट टेरिफाइंग लेवल से गुजरना पड़ता था। यह अंडरवर्ल्ड किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेस पर नहीं था। यहाँ कोई हेवन या हेल बाइनरी नहीं था। हर व्यक्ति, चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर उसकी मौत नेचुरल हुई हो तो उसकी आत्मा मिक्तलान जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों की रूह डिफरेंट जगह जाती थी जो बैटलफील्ड में मरे, चाइल्ड बर्थ में शहीद हुए या फिर जो सैक्रिफाइस हुए। मिक्तलान का सफर 4 साल का होता था और हर पड़ाव एक कठिन टेस्ट था। पहला लेवल था अपनियोआयन, जहां रूह को एक रेज फिल्ड रिवर को पार करना पड़ता था। दूसरे लेवल में थी ऑब्सिडियन ब्लेड माउंटेन्स, शार्प एज ग्लास और हर कदम पर दर्द भरे राज। तीसरी लेवल्स में जिद्दी विंड्स रूह को पीछे खींची थी। आगे चलकर मिलते थे शेप शिफ्टिंग बीस, जो टेस्ट करते थे कि रूह कितनी स्टेडी है। इस घनी अंधकार में एक ही होप होती थी, ज़ोलोट्ल, एक डॉग हेडेड गॉड और साइकोपॉम। ज़ोलोट्ल का काम था रूहों को सेफ निकालना इस मेज से, लेकिन एक कंडीशन थी, अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक डॉग को प्यार दिया था, उसकी सेवा की थी, तो वही कुत्ता बन जाता था तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड इस जर्नी में। अगर नहीं तो तुम खुद अकेला ही हर लेवल से लड़ते। जब रूह फाइनली मिक्तलान के डीपेस्ट चेंबर तक पहुंचती थी, तब मिलते थे मिक्तलांटेकुटली और मिक्तलांटेकुटल, डेथ के राजा और रानी। दोनों का अपीयरेंस टेरिफाइंग होता था, स्केलेटल बॉडीज adorned with bones and owls। लेकिन उनका काम पनिशमेंट देना नहीं था,
बल्कि वो रूह का वेलकम करते थे और उसे एक फाइनल रेस्ट देते थे। कोई रीबर्थ नहीं, कोई और जजमेंट नहीं, बस शांति, इटर्नल काम। एस्टेक्स के लिए डेथ पनिशमेंट नहीं था, डेथ थी रिटर्न टू द वूम्ब ऑफ मदर अर्थ। इसीलिए उनके फ्यूनरल रिचुअल्स भी अर्थ फोकस थे। डेड बॉडीज को प्रेशियस स्टोन्स के साथ दफनाया जाता था। उनके मुंह में जेड रखा जाता था, जो एक सिंबल ऑफ ब्रेथ और एक स्पिरिचुअल करेंसी फॉर द जर्नी है। फायर और वाटर दोनों एलिमेंट्स का यूज होता है जिससे रूह को एनर्जी मिल सके। हेडीज, दुआत, नरका, शिबाल्बा, मिक्लान, दियू, एक चीज साफ होती है, डेथ इज नेवर एन एंड। ये हमेशा एक और रेल्म का गेटवे होता है, एक जगह जहां रूह जज होती है, पर्ज होती है या रिबॉर्न होती है। ये मिथ्स सिर्फ डर बनाने के लिए नहीं थे, वो मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी सिखाने के टूल्स थे। उन्होंने ह्यूमंस को बताया जीवन का हर कर्म एक फुटप्रिंट है जो तुम्हारे आगे का सफर तय करेगा। फ्यूनरी राइट्स, चांट्स, सीक्रेट टेक्स्ट और रिचुअल्स, ये सब इसीलिए बने ताकि रूह अपनी जर्नी कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से शुरू करे। हर मिथोलॉजी का अपना वर्जन है अंडरवर्ल्ड का, पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ सब में है, डेथ इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ पैसेज। एक सफर जिसमें हर सोल अपने कर्मों का दर्पण देखती है और शायद हर बार नई रोशनी के साथ लौट के भी आती है। तो अगले बार जब कोई सितारा टूटे या कोई शांत हवा चले, सोचना शायद कोई रूह अपना सफर शुरू कर रही हो। कहानी वहां खत्म नहीं होती, वहां तो शुरू होती है जहां दुनिया समझती है सब कुछ खत्म हो गया। बिकॉज इन मिथोलॉजी डेथ इज नॉट द फुल स्टॉप, इट्स द डॉट 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 to something deeper, darker, and perhaps divine.